देखो ये मैंने टॉर्क का समझा दिया था आपको, ठीक है। आपको बस ये ध्यान देना है कि एंगल आपको किस किस के बीच में दिया है। तो उन्होंने वर्टिकल प्लेन में कॉइल को लटकाया और उसके कॉइल का नॉर्मल, तो कॉइल का नॉर्मल एरिया वेक्टर ही तो हुआ, क्योंकि जिस प्लेन में आप कॉइल को रखते हो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, और उसका नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पे है, ठीक। अब आपको टॉर्क निकालना है, देखो टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, m क्रॉस b, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपका आ गया mb साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा लिखो। अब m की वैल्यू करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, NAI, b साइन 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है। अब आप खुद ही देखो ये फॉर्मूला क्या आएगा, अगर आप देखोगे तो टॉर्क कंसेप्ट भी याद रखो, m क्रॉस b है ताकि आप गलती नहीं करो। तो m होता है NIA क्रॉस b। तो आपको एंगल किस किस के बीच में लेना है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इन्हीं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा उन्हीं के बीच का एंगल लेना है। आप समझ गए कि नहीं, क्योंकि जहां एंगल आ जाता है, जहां परपेंडिकुलर, नॉर्मल, एरिया वेक्टर, वहीं आप 50% स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हो कि अब ये आफत आ गई, ठीक। तो उसको आफत नहीं समझना, उसको आप कंसेप्ट को बहुत क्लियर समझो और क्या कह रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे करो, अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स 20, ठीक है। एरिया कितना है आपका, साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर शेप्ड है कॉइल, तो 0.1 का स्क्वायर। और करंट आपको दिए 12 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं लिखा, मैग्नेटिक फील्ड लिखो कितना दिया है, 0.8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.8 टेस्ला, तो 0.8 साइन 30 1/2, तो 2 से 6 से काट लेते हैं, जैसे भी कर लो, तो 96 करके आएगा आंसर, तो 0.96 सॉल्व कर लेना अपने आप, न्यूटन मीटर। आगे समझ में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 करो अपने आप। मैंने 10 बताया भी था कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में भी आ चुका है, ISC में आया था और आपकी बुक्स में भी दिया है, पढ़ो और अपने आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10 को अपने आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सब लोग करो। उन्होंने क्या कहा है, 2 मूविंग कॉइल मीटर्स, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के 2 मीटर दिए हैं, M1 और M2। अब क्या क्या दिया उन्होंने, उनके लिए आपको M1 मीटर का रेजिस्टेंस दिया है R1, N1, A1, B1, ठीक है, और दूसरे मीटर की भी सारी चीज़ें दी हैं। और आपसे ये कहा है उन्होंने, The spring constants are identical for the 2 meters। जो spring constant होता है ना, K जिसको लेते थे, restoring torque is equals to K5, तो K सबके लिए सेम है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है आपसे, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, देखो नंबर 1 करंट सेंसिटिविटी और नंबर 2 वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी जो M1 M2 2 मीटर्स हैं उनकी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो पूछा है, और जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है K, वो उन्होंने कहा दोनों के लिए सेम है। चलो देखो पहले तो वैल्यूज देखो। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर M1 मीटर, यानी M1 मतलब गैल्वेनोमीटर पहला वाला। अब क्या क्या दिया लिखो ध्यान से, R1 दिया है आपका 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स N1 दिए हैं 30,
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट का दिया है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और B1 दिया है मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला, ठीक। और फॉर मीटर 2 M2 मीटर, जो सेकंड मीटर है गैल्वेनोमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर, उसकी सारी चीजें दी है। चलो लिखो, R2 दिया है, इसके सब 1 में सिंबल है, इसके सब 2 में लो। R2 आपका है 14 ओम, और N2 है आपका 42, नंबर ऑफ टर्न्स 42, और A2 दिया है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B2 0.50, और एक उन्होंने कहा है कि जो कांस्टेंट है K1 K2 ये सेम है, इसको K मान लो, ठीक है। अब आपसे उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, पहले पार्ट में तो उन्होंने कहा है कि दोनों मीटर की ए पार्ट में करंट सेंसिटिविटी SF2 IS1 ये पूछा है, दोनों मीटर की करंट सेंसिटिविटी का रेशियो, और रेशियो में भी देखो उन्होंने क्लियर लिखा है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि IS2 क्यों लिया। क्वेश्चन उन्होंने देखो क्या कहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1, तो जो पहले लिखते हैं रेशियो में उसको ऊपर लेते हैं, इन्होंने M2 पहले लिखा, इसका मतलब IS2 सेकंड मीटर की करंट सेंसिटिविटी ऊपर लेनी है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी। बी पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने, VS2/VS1, बात समझ गए, ये आपसे पूछा गया, क्लियर हो गया। तो देखो सबसे पहले पार्ट ए, करंट सेंसिटिविटी सेकंड मीटर की अपॉन करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट मीटर की। तो आपको याद हो, अगर मैं इसको लिखना नहीं, समझ लो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होते थे इक्विलिब्रियम में। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता था NAVI, साइन तो 90 हो जाता था, और रीस्टोरिंग टॉर्क होता था K5, ठीक, और phi/I एक तरफ ले लो, तो ये आया NAV/K, और phi/I को ही क्या लिखते थे, करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एम्पियर। इसका मतलब IS का फॉर्मूला क्या हुआ, NAV/K। तो आप देखो सेकंड मीटर का हुआ N2 A2 B2/K, ठीक, और फर्स्ट मीटर का क्या हुआ N1 A1 B1/K। तो कैसे के कट गया, क्योंकि ये दोनों मीटर के लिए सेम है। ये मैंने इसीलिए किया कि आप गलत ना करो कहीं गलती से, ठीक है, इसलिए मैंने इतना किया। वैसे आपको याद होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। अब मिटा दो उसको, बीच मिडिल वाले पार्ट को, समझ में आ गया ना सबको। तो देखो अब वैल्यू रखो भाई, तो N2 कितना है, पहले 2 वाली 42, A2 कितना है, एरिया 1.8 इंटू 10⁻³ और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.50 डिवाइडेड बाय, अब आपका N1 कितना है 30, और A1 दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻³ और आपका B1 है 0.25। तो देखो डेसिमल हट गए, ये पूरा 2 टाइम्स कटा, ये डेसिमल हट गया 18 2 जा, ये बराबर कट गई 2 से 2 कट गया, सब कट गया। अब 6 से 6 5 जा और 6 7 जा, तो आपका आंसर इसका कितना आया 7/5। तो 7/5 भी छोड़ सकते थे, या पूरा कट रहा है तो आप काट भी सकते हो। 1.4:1 रेशियो है तो 1:1 जरूर लिखो। बात समझ में आ गई। तो आपको 2 मीटर्स दिए हुए थे गैल्वेनोमीटर, सारी चीजें दी गई थी। कांस्टेंट गैल्वेनोमीटर का जो K था, है ना,
वो आपको दोनों में आइडेंटिकल दिया, सेम दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वैल्यू रख के आपने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर? जीरो नोट कर लिया सबने? नोट कर जल्दी। फटाफट नोट करो, फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी कराओ। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी बहुत इजी है, कैसे निकालोगे बी पार्ट? ये आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, कितना था हमारा 7/5 है ना, यानी ये वाला आंसर 7/5 आया। ठीक। अब देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो आप अगर ध्यान से समझो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या थी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ये तो थी, और इसको हम लिख सकते थे V को I इंटू R, और इतना हिस्सा आपका किसके बराबर था? करेंट सेंसिटिविटी। तो करेंट सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस का रेशियो वोल्टेज सेंसिटिविटी है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग करेंट सेंसिटिविटी निकाल चुके हैं, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करके वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई, तो वो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। आप लोग तो सेकेंड मीटर का VS2 अपॉन VS1, तो करेंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस सेकेंड का डिवाइडेड बाय करेंट सेंसिटिविटी 1 की अपॉन रेजिस्टेंस 1 का। 2 की ऊपर लिखनी है तो ये ऊपर लिख दी, 1 की नीचे लिखनी तो नीचे लिख दी। अब कोई डाउट तो नहीं? तो देखो IS2 अपॉन IS1 इंटू R1 अपॉन R2, ये आपने निकाल लिया था 7/5। ठीक है। अब R1 आपका कितना है? R1 10 ओम, और R2 कितना है? 14। तो देखो भाई 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, और 2 से 2 कट गया तो 1:1 आएगा। तो इसका आंसर देखना आप लोग 1:1। हाँ 1:1। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, और सॉल्व एग्जाम्पल में शायद न्यूटन फिजिक्स में दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो सब लोग ध्यान से, बता दो। बहुत केयरफुली करो, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और कंसेप्ट के साथ आप करो तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप थोड़ा सा अटेंटिवली करो बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है, मीटर वाला हो गया सारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में उन्होंने क्या कहा है, इन अ चैम्बर, पढ़ लो सब लोग, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस। मैंने अभी गॉस क्या बताया था? CGS सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट गॉस होती है, और 1 गॉस होता है 10⁻⁻, कितना? 4 टेस्ला। ठीक है, अब उन्होंने कहा इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस इज मेंटेन्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज शूट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ दिस। इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और उसकी वेलोसिटी किधर दी है? देखो नॉर्मल टू द फील्ड, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल दिया है। ठीक है, क्योंकि क्या कहा है? देखो shoot into the field with a speed of 6.8 into 10⁻6 meter per second, normal to the field. Number 1, explain why the path of the electron is a circle. और number 2, determine the radius of this circular orbit. देखो थ्योरी में मैंने बहुत ध्यान से ट्रेजेक्ट्री आपको पढ़ाई थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके 2-3 बातें बताई थी जिनको रिवाइज करा रही हूँ। देखो सबसे पहली चीज मैंने क्या आपको कही थी कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल आए तो उस पे लॉरेंस फोर्स कितना लगेगा? QVB sin 0 या QVB sin 180। अब साइन में आपको मालूम है 180 डिग्री हो तो भी 0, और 0 डिग्री हो तब भी 0। ठीक, तो जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर फोर्स 0 लग रहा है।
और जब फोर्स नहीं लग रहा है तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं, जैसे एंटर करेगा स्ट्रेट पाथ पे आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंजेस द ट्रैक ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कोई दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो उसके पाथ को बदल सके। पाथ को कौन बदलता है? ओनली मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, लेकिन एक बात और मैंने इंपॉर्टेंट बताई, मैग्नेटिक फोर्स नेवर चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। पार्टिकल जितनी स्पीड से जा रहा है, अब मैग्नेटिक फोर्स अगर इधर लगेगा तो पार्टिकल ऐसे जा रहा और ऐसे मुड़ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स अगर ऊपर लग रहा है तो पार्टिकल ऐसे जा रहा ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अगर 5 मीटर पर सेकेंड से एंटर कर रहा है तो एंड तक उसका वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स चेंजेस ओनली ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, path of the charge particle, it never changes its magnitude of velocity vector। और इसीलिए जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कितना भी घूमे, कितने भी चक्कर लगाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने पहला आपको बताया कि पैरेलल या एंटी पैरेलल। सेकेंड, अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइट, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है, ये क्या बताता था? मैग्नेटिक फील्ड, और ये मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल यानी वेलोसिटी वेक्टर या करंट, और ये फोर्स। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग एंड लॉरेंस इन पे मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा? क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्यू बी वी साइन 90 मैक्सिमम, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। अब वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर केवल किस मोशन में होते हैं? ओनली इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, केवल सर्कुलर मोशन में, और कोई भी ऐसा मोशन नहीं है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है और वेलोसिटी रेडियस पे टेंजेंशियल। तो वेलोसिटी एंड फोर्स आर ओनली परपेंडिकुलर इन सर्कुलर मोशन, दैट्स व्हाई द पार्टिकल विल मूव ऑन सर्कुलर ट्रैक। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने उसकी रेडियस पूछी है, तो भाई निकाल लो। क्वेश्चन नंबर था 11। अब लिखो क्या क्या दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये लिखने की जरूरत नहीं भी है, चार्ज आपको सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और आपको क्या दिया है? वेलोसिटी दी है। ठीक है, वेलोसिटी आपकी आ गई 4.8 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड 6.5 इंटू 10 टू पावर -4, और थीटा 90 है। तो देखो पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, लेकिन थीटा 90 डिग्री है। किसके बीच में? वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है और चार्ज पार्टिकल इनके परपेंडिकुलर है। तो भाई देखो mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये क्यू बी वी साइन 90 के बराबर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो ये कट गया, तो सर्कुलर ट्रैक की रेडियस आ जाती है mv/qb। हालांकि इसका निकालने की जरूरत नहीं है, पर उन्होंने पूछा व्हाई इट विल मूव ऑन सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक क्यों है वो आपको जस्टिफाई करना है। अब सॉल्व करो। वैसे तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, तो रेडियस का फॉर्मूला रख के डायरेक्ट लगाओ। तो रेडियस आपका क्या होगा? mv/qb। तो m आपको दिया है उन्होंने 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, और वेलोसिटी है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 mv/q, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और वेलोसिटी है 6.5 इंटू 10 टू द पावर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स 10 टू पावर -4। अब बहुत ज़्यादा तो ये डेसिमल हटाओ, 16 3 जा, और मुझे लग रहा 3 से ये डेसिमल हटा लो, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नहीं कटेगा भाई,
तो भाई बेकार ही काटा। तो 3 ऐसे ही रखो और डेसिमल भी ऐसे रखो, ठीक है, ये भी ऐसे ही रखो। अब देखो कुछ भी नहीं घटेगा, 9 7 जा 63 है, तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व कर लेना। और ये मेरा आंसर आ रहा है वो भाई मैं दे रही हूँ। इसका आंसर आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4.2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, ठीक है, 4.2 इंटू 10 पावर -2 मीटर। और क्यों सर्कुलर ट्रैक पे है? बिकॉज इन ओनली इन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स is acted towards center of the circle and velocity is tangential to the circle, ठीक है, tangential होती है। तो only in circular motion force and velocity are perpendicular with each other, therefore it will move on circular track, ठीक है, आगे समझो। चलो भाई अगला क्वेश्चन अब मैं नहीं बता रही, तुम लोग करो, मुझे करके बताओ। 11 का ही कंसर्न है, उसी की सारी वैल्यूज हैं। चलो करो क्वेश्चन नंबर 12 11 का ही कंटिन्यू है, मेरे ख्याल से उसी का ही है आगे। उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, इन क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो ये भी बहुत अच्छा है, और मैंने पढ़ाते समय थ्योरी में ये भी पॉइंट आपको नोट कराया था। चलो रिकॉल करो और फिर मुझे बताओ करके सॉल्व करो। ये सारी चीज़ें वही हैं, 11 क्वेश्चन की ही लेनी है, और आपसे फ्रीक्वेंसी उन्होंने पूछी है। तो देखो जब पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे चलता है तो टाइम पीरियड तो एक ऑसिलेशन में, रिवॉल्यूशन में लगा समय। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो 2πr। तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई वेलोसिटी अपॉन 2πr, ठीक है, ये आ गई। अब आप देखो, खुद देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपका आया वेलोसिटी अपॉन 2πr। अब सर्कुलर ट्रैक पे r की वैल्यू अभी हमने निकाली md अपॉन qd, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हुआ, तो ये आपका आया qb अपॉन 2πm। अब देखो फ्रीक्वेंसी में चार्ज कांस्टेंट है पार्टिकल का, 2π और मास कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज ट्रेजेक्टरी। और मैंने आप अगर देखना, जहां मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिराइव करवाई है ट्रेजेक्टरी में, है ना, परपेंडिकुलर वाले में, वहां मैंने नोट करके लिखवाया है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द पार्टिकल, रेडियस मतलब ट्रेजेक्टरी, और स्पीड ऑफ द पार्टिकल। और इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब भी फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो वो कंसेप्चुअल यही जोड़ते हैं, जब भी रेडियस पूछते हैं तो हमेशा पूछते हैं कि ये सर्कुलर ट्रैक पे क्यों है, समझ रहे हो? तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। तो अब भाई वैल्यू रखो, अब वैल्यू रख के सॉल्व तो आपको ही करना है। चलो करो, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका 6.5 इंटू 10 टू पावर -4, डिवाइडेड बाय 2 पाई हुआ 3.14, और मास हुआ 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। अब भाई मेरी सॉल्व करने की तो हिम्मत है नहीं, आपको ही सॉल्व करना है। आंसर मैं बता देती हूँ। इनका फ्रीक्वेंसी आ रहा है 18.18 इंटू 10 टू पावर 6, 18.18 इंटू 10 टू पावर 6 हर्ट्ज। तो आएगा इतना, क्योंकि 19 और 4 23, और ऊपर जाके 10 टू पावर प्लस का 31 है, तो हाँ आ सकता है, 6 आ रहा है। तो ये 18.18 मेगाहर्ट्ज, और मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, साइक्लोट्रॉन में भी लगभग ऐसी आती है, और इसमें भी। आगे समझे? अब आपको मैंने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के 1 से लेकर 12 तक करा दिए हैं। अभी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे हैं, फॉर्मूले बेस्ड,
अब जिनमें पूरा दिमाग लगेगा बढ़िया कंसेप्ट वो आगे आएंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन अब बचे हैं उनको ट्राई करो और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के डिस्कस करूँगी। 4th चैप्टर और 5th दोनों, जब ये पूरे हो जाएंगे फिर रे ऑप्टिक्स हम लोग लेंगे, ठीक है।